कश्मीर लाइफ के आज के इस खास शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। खास शुमारा क्यों है ये? क्योंकि आज आलमी सतह पर ब्रेल डे मनाया जा रहा है। ब्रेल एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से जो कोते बिनाई से महरूम अशखास है वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1824 में और उसके बाद जो लुई ब्रेल जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, हम ये कह सकते हैं, उनके मरने के बाद 2 साल के बाद ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, ये ख़ास टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई और आज आलमी सतह पर ये ख़ास दिन मनाया जा रहा है। आज के इस दिन पर हमने ये मुनासिब जाना कि हम अपने इस कश्मीर के होनहार, जिस्मानी तौर नाखेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ख़ास सलाहियतों के मालिक 2 अशख़ास हमारे साथ आज के इस सेशन में, जिन्हें हमने मदऊ किया है। मेरे दाएं जानिब है ज़ैनब बिलाल, जो एक स्टूडेंट है और एस्पायरिंग आरजे हैं, और मेरे बाएं जानिब है अबरार अहमद भट्ट, जो एक बैंक एम्प्लॉई है और वॉलंटियर है जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अबरार की ओर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अबरार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबरार, आपको अभी कई सारे लोग देख रहे हैं, उनकी मालूमात के लिए हम आगाज़ से ही आगाज़ करना चाहेंगे। हमें बताइएगा अबरार का ताल्लुक़ कहाँ से है और जो आपका सफ़र रहा है, बुनियादी सफ़र रहा है तालीम और तरबियत के हवाले से, उस ताल्लुक़ से बताएं। मैं सलीना रामबाग का रहने वाला हूँ और मैं बुनियादी तौर बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं था। मैं बीच में ब्लाइंड हुआ हूँ 2008 के बाद ड्यू टू रेटिनल पिगमेंटोसा। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, 10th और 12th मैंने श्रीनगर में एसपी स्कूल के थ्रू किया। उसके बाद फिर मैं जब बाहर चला गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड देहरादून, वहाँ से मैंने फ्रंट ऑफिस और एडजस्टमेंट और जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी किया। साथ ही साथ मैंने ग्रेजुएशन भी की और उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एनेबल इंडिया का जामनगर में, फिर बेंगलोर में किया और फिर वापस आके फिर मेरी 2016 में बैंक में ज्वाइनिंग हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है और फ़ख्र की बात है कि आप इस वक्त बैंक में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। क्या जिम्मेदारी आप पर आयद है वहाँ? मेरे पे मेनली जो पंजाब नेशनल बैंक में मैं जॉब जो करता हूँ, तो उसमें मेनली मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो डिजिटल लिटरेसी है और साथ ही साथ जैसे मैं हेल्प ही होता है और इनक्वायरी होती है और प्लस साथ ही पासबुक प्रिंटिंग होता है। किसी का अलर्ट्स में नंबर उनको पता करना है, पैन कार्ड नंबर है, आधार नंबर फीड करना है, या कोई भी जो इंक्वायरी होती है वो मेरा वो फ़राइज़ अंजाम रहता है। क्यों उसमें मुझे बैंक ने सॉफ्टवेयर ला के दिया है जिसकी कॉस्ट करीबन करीबन 70,000 के आसपास है। वो बैंक ने बिल्कुल मुझे निःशुल्क दिया है और मैं उसके ज़रिए कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा अबरार, आपसे ये बात भी ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि बाय बर्थ आप ऐसे नहीं थे, यानी आप पहले देख सकते थे, उसके बाद ही इस तरह की प्रॉब्लम हुई। क्या मसला दरपेश था? मैंने आगा ये बताया था कि आरपी रेटिनल पिगमेंटोसा एक डिजीज होती है जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। तो वो बचपन में कहते हैं कि वो बाय बर्थ ही होती है, लेकिन वो डायग्नोज लेट हो जाती है। कभी कभार डायग्नोज 20 या 25 साल के बाद हो जाती है, कभी 10 या 12 साल के बाद डायग्नोज होके। क्योंकि मेरी जो डायग्नोज हुआ मुझे 2009 में पता चला कि मेरा आरपी है रेटिना पिगमेंटोसा। मुझे और वो भी यहाँ पे नहीं पता चला जेएनके में, आउट ऑफ जेएनके मुझे जाना पड़ा। मुझे 2009 में मुझे पता चला कि मुझे आरपी है और मेरी विजन जो है आहिस्ता आहिस्ता नहीं आहिस्ता आहिस्ता जाके ये टोटली मैं ब्लाइंड हो जाऊंगा। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से करके पहले बिल्कुल, ये धीरे 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 जो विजुअल इम्पेयरनेस हुई। मैं पहले लो विजन था, लो विजन के बाद पार्शियल साइट के साथ फिर सीधे मेरी विजुअल इम्पेयरनेस टोटल ब्लाइंड हो गया मैं। अबरार, बातचीत का सिलसिला आपसे भी जारी रखेंगे, लेकिन मेरे मेरे दाएं जानिब जो है ज़ैनब बैठी है। आपको पता है नाजरीन, इस वक्त हम ज़ैनब के घर पर ही मौजूद हैं और यहाँ हम कैसे पहुँचे, मेरे ख्याल से आसान नहीं होता ज़ैनब का घर ढूंढना अगर अबरार हमारे साथ नहीं होते।
खुद तो ये नहीं देख सकते, लेकिन इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये कितनी अच्छी बात है ना। अब हम ज़ैनब से बात करेंगे, जो एक स्टूडेंट है और एस्पायरिंग आरजे हैं, चाहती हैं कि वो आरजे बने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहती हैं, बल्कि इन्होंने, आपको याद होगा कि आमिर खान का जो इंटरव्यू किया था ना, वो इन्होंने ही किया था, तब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इनसे। ज़ैनब, जी। मैं कुछ नहीं कहूँगी, अपने बारे में बताओ। जी, तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम ज़ैनब बिलाल है और मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं रेडियो पे प्रोग्राम्स भी करती हूँ। मैं आरजे बनना चाहती हूँ और मैं हमारे जो स्कूल का स्टेशन है रेडियो डीपीएस, उस पे मैं काम रेडियो जॉकी के प्रोग्राम्स अपने करती हूँ। तो मैं एक्चुअली, मेरी ब्लाइंडनेस जो थी वो काइंड ऑफ बाय बर्थ ही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं अंडरवेट पैदा हुई थी, मैं प्रीमेच्योर पैदा हुई थी 7 मंथ्स। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाया ना, डॉक्टर्स ने, उधर जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, जीबी पंत हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी स्क्रीनिंग नहीं की। तो मंथली बच्चे की जो स्क्रीनिंग हो जाती है वो पहले मंथ में ही हो जाती है, बट जेएनके में उनने डॉक्टर्स ने, वो उनकी नेग्लिजेंस थी, उनने मेरी स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की। तो फिर मेरे पेरेंट्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, ये नहीं देख पाई है, कुछ ऐसा। तो उनने मुझे कुछ 2-3 महीने में दिल्ली के जो हॉस्पिटल है एम्स, उधर पे शिफ्ट किया, उधर पे लाया। तो वो डॉक्टर्स के पास जा रहे थे हम लोग, लेकिन कश्मीर में, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि ये फिट है, बस थोड़ा कमज़ोर है, शी इज़ वीक। तो फिर उनने मुझे दिल्ली लाया, तो उनने फिर बोला, उन्होंने डॉक्टर्स ने कि एम्स में कि इसको आरओपी है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो ये ठीक हो सकता था अगर मेरी मंथ में स्क्रीनिंग हो जाती, तो इट कुड बी लाइक क्योर्ड। तो लेकिन ये हो ही नहीं पाया। उनने कहा कि आप 1-2 महीना लेट आए हो, तो हम कोशिश करेंगे आपको ये करने की, बट कुछ हो नहीं पाया। उनने 2 सर्जरीज भी की थी मुझे, मेरी आई को, बट उनकी जो उनने पहले ही कहा था उनको कि हम नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही सर्जरीज, तो फिर वो ठीक नहीं हो पाया। तो लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और फिर उसके बाद जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या हैंडीकैप्ड हो या कोई भी हो, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एजुकेशन की हवाले से। तो मुझे भी यही प्रॉब्लम आ गई। जब मुझे स्कूल जाने का टाइम आया मेरे, तो वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे स्कूल्स वाले। वो उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो ये कह रहे थे कि कैसे एडजस्ट करेगी, ये मतलब ये अलग है, अगर बच्चों के साथ कुछ हो गया इसको, या बच्चे इसके दोस्त नहीं बन पाएंगे, इसके दोस्त नहीं हो पाएंगे, अब बच्चों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, उन पे असर पड़ सकता है। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिला। तो मेरे जो फादर है, मेरे जो दादू हैं, उनने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो उस टाइम पे थे, उनसे लेटर ली। तो उनने कहा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो उस टाइम पे थे, उनने कहा कि आपकी जो बेटी है, उनको हक है, किसी भी बच्चे को हक है कि वो नॉर्मल स्कूल में जाके पढ़ सके, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को हक मिलता है। लेकिन वो लेटर देखने के बावजूद भी काफ़ी सारे स्कूल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो एक स्कूल था पास में ही जिसका नाम था एंजल्स कॉन्वेंट, तो उनने मुझे एडमिशन दिया। उनने लेटर बिना देखे दिया। उनने कहा कि हमारे ये एक प्राउड की बात है कि ऐसी स्टूडेंट हमारे पास है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ मदद कर सके। बट उनको नहीं पता था कि कैसे इससे डील करना है, क्या करना है। तो उनने भी सपोर्ट किया, नो डाउट। अब उनको नहीं पता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं कुछ करूं, तो उनने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके टीचर्स जो थे उनने भी बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने वहाँ पे। तो फिर मैंने तकरीबन वहाँ पे 2 साल पढ़ा, और वहाँ पे जैसे कि वो मैनेजमेंट वगैरह उनको नहीं पता था कैसे करना है, तो मैं ओरली एग्ज़ाम दे रही थी और मैं वहाँ पे फर्स्ट आती थी, पूरी क्लास की टॉपर थी मैं। या तो फिर उसके बाद 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा। फिर 2016 में मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में एडमिशन मिला। उनने वीआई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए डिपार्टमेंट एक स्टार्ट किया था। तो मैं और मेरा फ्रेंड फरीस जो है, उन दोनों को वहाँ पे एडमिशन मिला, और हम ही दोनों से वो डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब मैं 7th क्लास में हूँ, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ।
ज़ैनब की बातों से दो बातें निकल कर सामने आती है। एक, जो वक्त पर नेग्लिजेंस हुई डॉक्टर्स के ज़रिए से, मुमकिन है कि ज़ैनब आज देख सकती हमारी तरह, हम सब की तरह। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा हमारे यहाँ स्पेशली एबल्ड स्कूल तो है ही नहीं। अब चलिए ये वो मांग भी नहीं रखते, लेकिन हमारे जो स्कूल्स हैं, नॉर्मल स्कूल जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड, वहाँ पर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए स्पेशली एबल्ड के लिए, ताकि ये भी पढ़ें, क्योंकि इन्हें भी पढ़ने का हक है, इन्हें भी आगे बढ़ने का हक है। अबरार से बात करते हैं। अबरार, जी हाँ, हम अभी कुछ गैजेट्स देख रहे हैं आगे मेरे बिल्कुल सामने है। एक तो ये ब्रेल डे जो हम आज मना रहे हैं, बिल्कुल वो स्लेट है मेरे पास और एक पेन है मेरे पास। बिल्कुल इसके बारे में जरा पहले हम जानेंगे। ठीक है। और ये स्टाइलिश है। हाँ, मैं चाहूंगी मेरा जो कैमरा पर्सन है उससे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि वो जरा कैमरा को थोड़ा आगे लेकर आए, ताकि हम पूरी तरह से इसको मैं दिखा कोशिश सकें। करूंगा कि उनको उठना ना पड़े तो वो देख ही पाए। जी, तो मैं दिखाना चाहूंगा, ये पेपर है मेरे राइट हैंड में और ये लेफ्ट हैंड में मेरे ब्रेल स्लेट है। जी, इसको इंटरपॉइंट स्लेट भी कहते हैं, इसको जर्मन स्लेट भी कहते हैं। अच्छा, इसके दो नाम है। जी, तो ये जो पेपर है, ये आप देख रहे होंगे, इसमें पिन लगी हुई है। ये पिन एक है, ये ओके, पिन दूसरी है और यहाँ पे पिन एक है। जी, इससे क्या होगा कि मैं जब ये पेपर लगाऊंगा, यानी कि ऐसे मैं पेपर लगाऊंगा, जी। देख लीजिए, तो ये इसमें साइड दो होता है, एक प्लेन साइड होता है, अच्छा, एक थोड़ा खुरदुरा साइड होता है। ठीक, लेकिन हम लिखेंगे प्लेन वाले साइड में, जो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें प्रिंट साफ आ जाए। ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। ओके, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब लिखना, इसमें एक ही चीज है, मैं आपको बताता चलो। ये राइट टू लेफ्ट लिखेगा, लेकिन हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट। ये अच्छा, लिखेंगे हम राइट टू लेफ्ट और पढ़ेंगे हम पढ़े। left to right। देखिए, ओके, मैं यहाँ पे ये मैंने डेट DATE डेट लिख दिया और हाइफन डाल के आज का डेट लिख दिया 04। अच्छा, देखिए, जब मैं ये निकालूंगा बाहर, इसमें बिल्कुल आपको लगेगा कि इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन मैंने ब्रेल में लिखा है। ये मैंने कैपिटल D लिखा है, यानी DATE डेट, और हाइफन दिया है, उसके बाद नंबर साइन दिया है और 04, यानी कि ये आज का मैंने डेट डाला है। तो इससे क्या होगा कि ये आप कई बार लोग जो है, क्योंकि मैं बैंक वाला हूं, मैं थोड़ा सा आपको एक एक्साइड बात बताऊंगा। आप में से बहुत ज्यादा लोग होंगे एटीएम तो जाते होंगे, लेकिन एटीएम में आप राइट साइड में, बटन के राइट साइड में कुछ लिखा होता है इम्बोस होके, और वो यही लिपि है जिसको हम ब्रेल कहते हैं। वो ब्रेल शॉर्टकट लिखा होता है। अगर जहां आप कार्ड इंसर्ट करेंगे, वहां पे आपको क्या मिला लिखेगा, CARD, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा AR का, वो कार्ड लिखा होगा। और जहां पे हमें ईयरफोन लगाना है, वहां ईयरफोन लगाने के लिए वो थोड़ा सा ये बना होता है, ईयरफोन का साइन बना होता है। या जहां से हमें रिसीट निकलती है, वहां रिसीट लिखा होगा। जहां से हमें पेमेंट मिलती है, पेमेंट का वो लिखा होता है ब्रेल में। और प्लस जो बटन्स बने होते हैं, मान लीजिए बैंकिंग में जाना है, कैश विड्रॉल करना है, वहां पूरे बटन्स पे वो ब्रेल में लिखा होता है। और एक गैजेट है यहाँ पर, बिल्कुल, ये फोन की तरह मुझे लग रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये क्या है? ये एक्चुअली आप देख रहे होंगे, ये तो आपको फोन की तरह लग रहा है, लेकिन ये फोन से भी बढ़ के काम करता है हमारे लिए, हमारी लाइफ में। ये डेजी प्लेयर है। ये देखिए, मैंने इसको पावर ऑन कर दिया। सक्षम Evo E11। सक्षम Evo E11 ये ऑन हो गया। तो अभी क्या होगा कि अभी ये डायरेक्ट, मैंने एक रिकॉर्डिंग की थी सुबह, ये डायरेक्ट उसी रिकॉर्डिंग पे लेके जाएगा। ये अभी स्कैन हो रहा है, स्कैन होके ये मुझे वहां पे लेके, ये देखिए, 4th of January 2023 1 MP3 0 minutes 3 seconds। ये अभी पूरा जो मुझे बता रहा है, यानी कि फाइल का नाम भी बताया और इसने फाइल का एक्सटेंशन भी बताया। जैसे MP4 होता है, MP ये 3GP होता है, JPG फाइल होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है .MP3 है। और डेट का आज ये खुद ही बाय डिफॉल्ट, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि जब इसने साइन दिया, तो अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर क्लास में कोई टीचर आ गई तो मैं पॉज करूंगा, बीच का एंटर बटन दबाऊंगा, Recording pause। ये रिकॉर्डिंग पॉज हो गई।
तो अभी रिकॉर्ड जो भी मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अच्छा। तो मैं वापस इसको, ये अभी वापस रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अगर रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी है, ये देखिए मैं कैंसिल करूंगा इसी Recording बटन से। ended. Record. The 4th of January 2023. 2 MP3. 0 2 minutes यानी कि 13 seconds. पहली फाइल 1 था, अब ये दूसरी फाइल है, ये मैं एंटर कर दूं। यानी कि जब इसने साइन दिया तो अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। वाव। अगर क्लास में कोई टीचर आ गई तो मैं पॉज करूंगा, बीच का एंटर। मतलब जो अभी हमने इस पे रिकॉर्ड किया वो इसमें रिकॉर्ड हुआ और हम वो अभी सुन सकते हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, और वो भी नॉर्मल स्कूल में। मेन स्ट्रीम स्कूल में मेनली हम लोग टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं हमारे यहाँ पे, नॉर्मल। और ये नॉर्मल मैं तो हमेशा कहता हूँ, नॉर्मल तो हर कोई है, लेकिन मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ये चीजें नहीं होती है। और प्लस मेन स्ट्रीम में अगर हम ये जाएंगे, ये चीजें बिल्कुल एफोर्डेबल है। और अगर कोई एफर्ट कर भी नहीं सकता है तो वो एडएफ स्कीम है, उसके थ्रू उसको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एक स्कीम है जिसके जरिए से ऐसे अशखास जो क़ौत बिनाई से महरूम है उन्हें फ्री मिल सकती है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर आपका लैपटॉप भी है, बिल्कुल। जो कि मैं देख पा रही हूँ आपका लैपटॉप यहाँ पर सामने है। आप किस तरह से इस पे काम करते हैं? देखिए मेनली मैं आपको बताऊं, जैसे एक आम इंसान काम करता है वैसे ही हम भी करते हैं, लेकिन आम इंसान और हम में एक ही फर्क है, वो माउस का यूज करता है। अच्छा। लेकिन हम माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। चाहे मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, चाहे मुझे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, या चाहे मुझे एक्सेल फाइल करनी है, चाहे मुझे नेट सर्फिंग करनी है, अच्छा। मैं हर चीज के लिए मुझे कीबोर्ड ओरिएंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए Start window, search box blank. मैं यहाँ लिखूंगा नोट, N-O, notepad, app, untitled, notepad, text editor, multi-line, line 1 blank. लाइन 1 ब्लैंक, यानी कि अभी बिल्कुल पेज ब्लैंक है। और लाइन नंबर 1 भी इसने मुझे वहीं से बोला, लाइन 1 है और ब्लैंक है। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, देखिए C-A-G, the space, Q-U-I-C-K, quick space, line 2, T-H-A-K-K-N-K space. मैंने गलत लिख दिया, THANK, थैंक यू, F-O-R for KASHMIR कश्मीर, LIFE। अच्छा, अच्छा। मतलब जो आप लिख रहे हैं ये आपको पहले बोल के सुना रहा है कि मैं आपने लिखा क्या? नहीं, ये मुझे बोल के सुना नहीं, मैं मेरे कीबोर्ड ओरिएंटेशन इतनी है कि मुझे अब पता है कि एफ के लेफ्ट में क्या है, एफ के राइट में क्या है। अच्छा। क्योंकि मैं सामीन को ये भी बताना चाहूँ, जो एफ और जे होता है उस पे डॉट होता है। और जो पुराने फोन हमारे पास होते हैं, या अभी फिर से मैं एटीएम की तरफ आऊंगा, जब आप एटीएम पे अपना पिन देते हैं, जो कीबोर्ड होता है एटीएम का, जो 1 2 3 4 बना होता है, उसमें 5 पे डॉट होता है। और वैसे ही जो पुराने फोन आते थे पहले, जो कीपैड वाले फोन आते थे, उसमें भी 5 में डॉट होता था। वैसे ही इसमें जे और एफ में डॉट होता है। अगर ये नमपैड वाला कीबोर्ड होता तो इसमें भी एफ में ये नमपैड 5 में डॉट होता है, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन कीबोर्ड में जितने भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स है उसमें एफ और जे पे आपको डॉट मिलेगा। ये फॉर द साइन विजुअली इंपेयर्ड को ओरिएंटेशन के लिए, इसको हम सेंट्रल लाइन भी कहते हैं, इसको होम रो भी कहते हैं हम लोग। ये कितनी इम्पॉर्टेंट मालूमात अबरार से हमें आज के इस सेशन के ज़रिए से मिल रही है, और इससे इस्तिफ़ादा लेंगे वो अशख़ास जो शायद क़ुव्वत बिनाई से महरूम हैं और चाहते हैं कि हम भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो, या डिजिटल लिटरेसी जो हम आजकल कहते हैं, बड़ी ही टर्म आम है। तो इससे हम जाने कि है क्या। तो आज के इस सेशन में पूरी तरह से अबरार हमें एलॉबरेट कर रहा है। हम रुख करेंगे ज़ैनब की ओर, और कैमरा पर्सन से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि वो जूम करें, पैन करे कैमरा को। ज़ैनब जी माने आप इस वक्त आरजे हैं, ठीक जी है, जी और साउंड प्रूफ रूम में बैठी हैं, आपके सामने माइक है, यहाँ गेस्ट भी है, मान लें मैं ही गेस्ट हूँ, ठीक है और मेरा इंटरव्यू चल रहा है। मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello and welcome to Radio DPS. This is your host RJ Zainab and you are listening to your favorite show जिसका नाम है चाय शाय। और आपको जैसा कि पता ही है
कि इस प्रोग्राम में हम कोई ना कोई गेस्ट लाते हैं और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बातचीत करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने के बारे में हम इरादा करते हैं। तो आज हमारे साथ है कश्मीर लाइफ की जानी मानी जर्नलिस्ट मिस इकरा। कैसी हैं आप और आपको कैसा लग रहा है रेडियो डीपीएस में आके? वाह क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे पहले यहाँ आपसे मुलाकात करके, आपके पास बैठ के और बातें सुन के। थैंक यू सो मच जैनब, बहुत अच्छा लग रहा है। जैनब अभी आप 7th में हैं, जी। क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपके, इसमें क्या क्या रहते हैं क्लास में सब्जेक्ट्स? इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, ओके। साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, कश्मीरी वगैरह नहीं करती हूँ मैं, लेकिन हाँ आईटी है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके ओके, जैसे अच्छा। सब्जेक्ट सबको है वैसे ही। फाइन। इतने सारे सब्जेक्ट्स है ना, इतने सारे फील्ड्स है ना, आरजे क्यों बनना है? मेरा बचपन से शौक है कि मैं आरजे बनूं, और इनफैक्ट मुझे अभी पूरा कंफर्म भी नहीं है कि मैं आरजे ही बनूं कि नहीं, क्योंकि मैं अगर कोई मूवी देखूंगी उसमें कोई अगर लॉयर होता है तो मैं बोलती हूँ लॉयर बनूंगी, कोई बोलता है मैं, कोई होता है एस्ट्रोनॉट तो मैं बोलती हूँ एस्ट्रोनॉट बनूंगी। तो मुझे स्पेस की तरफ भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, स्पेस के बारे में मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट डिस्कवरीज, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, क्या क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं, साइंस कैसे इम्प्रूव कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं आरजे एक ऐसा ये है कि हम उससे हम उससे मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर भी कर सकते हैं, और उसका अलग मज़ा भी है। तो मैं बचपन से रेडियो मेरी मम्मा सुनती आ रही हैं, और मैं फैसिनेट होती थी कि कैसे मतलब वो प्ले करते थे सॉन्ग्स, कैसे वो बोलते थे, उनका जो मॉड्यूलेशन है वो क्या कैसे बोलते थे वगैरह वगैरह। तो मैं रिकॉर्ड किया करती थी अपनी आवाज़ को। मैं मतलब ऐसे अज्यूम करती थी कि मैं ऑडियंस के सामने हूँ और मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ उनको, मतलब मेरे साथ क्या हुआ है दिन भर, और वैसे वैसे। तो फिर धीरे धीरे 2020 में मुझे ख्याल आया कि मैं एक प्रोग्राम ऐसी ट्राई मारती हूँ कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो मैंने बस वो ऐसे ही किया। उस प्रोग्राम का मैंने नाम रखा मसला कश्मीर। मसला कश्मीर। तो उस प्रोग्राम में मैंने एक सॉन्ग भी प्ले किया, और जैसे आर्टिस्ट करते मैंने वैसे उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, मेरे टीचर्स को बहुत हौसला अफजाई की उन्होंने मेरी, और उन्होंने कहा कि यू कैन डू, आप रेडियो पे अच्छा कर सकते हो, तो आपको चांस मिलना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अगर आप यही चाहती हैं, यही आपके मुकद्दर में है, तो अल्लाह ताला आपको यही दे। अच्छा, हम आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, किनका सपोर्ट रहा आपको लाइफ में? मेरी लाइफ में मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, मेरी मम्मा, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरी दादू दादी चाचू चाची सब लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो उनकी वजह से मैं बहुत आगे पहुंची हूँ। मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, उनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। और मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरे दोस्त जो मेरे बने हैं डीपीएस में, उनने मुझे कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मतलब मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ या कुछ भी हूँ। वो पूरा कोशिश करते हैं इनफैक्ट कि वो मुझे इंक्लूड कर सके कुछ ना कुछ करके। तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, कजन्स, सबको सपोर्ट है इसमें, मेरे टीचर्स का भी। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल रहेगा हमारा अबरार से। अब अबरार, चूँकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, और मैं चूँकि देख सकती हूँ कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स बनते हैं तो मेरे या स्कूल्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता कि हमारे इस समाज में ऐसे लोग भी हैं जो जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ हैं या ख़ास सलाहियतों के मालिक हैं, उन्हें शायद दिक्कत दरपेश आ सकती है। अगर वो चलेंगे, उनके लिए ऐसा रास्ता होना चाहिए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आपको क्या लगता है? आप चूंकि पहले से बाय बर्थ तो इस तरह से थे नहीं, आप पहले देख सकते थे, आपने वो सड़कें देखी है, गलियां देखी है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ कमी है। क्या आपको लगता है कि यहाँ इस ताल्लुक से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वॉलंटियर काम करता हूँ, वो हमेशा हम लोग रोड पे होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज हमेशा आप देखते होंगे जेके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन आज प्रोटेस्ट कर रही है, धरना कर रही है, और क्यों कर रहे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप पूरे श्रीनगर में आ जाइए, लाल चौक में मुझे एक वॉशरूम एक्सेसिबल दिखाइए,
एक वॉशरूम, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वॉशरूम एक्सेसिबल दिखाइए, या एक मुझे बस स्टॉप आप एक्सेसिबल दिखाइए जहां पे मेरा पर्सन विद डिसेबिलिटी व्हील चेयर वाला हो, या चाहे मेरा विजुअल इम्पेयर हो, या कोई भी डिसेबिलिटी वाला हो, उसके लिए प्रोविजन हो, वहां पे वो बैठ सके। नहीं है पूरे लाल चौक में, पूरे कश्मीर के अंदर मैंने अभी तक तो कोई देखा नहीं है। हो सकता है लोगों ने देखा हो या वहाँ यूज भी किया हो, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं। मैं जिस भी वॉशरूम में गया वहाँ पे व्हील चेयर का बिल्कुल ये ख्याल नहीं रखा गया, रैंप नहीं है वहाँ पे, अंदर एंट्री के लिए पूरी तरह से दरवाज़ा खुल नहीं सकता है, और वहाँ बहुत दिक्कतों का सामना है। या बस स्टॉप में गाड़ी, बस स्टॉप कहीं और होता है और गाड़ी कहीं और रुकती है, विजुअल इम्पेयर को कहाँ से पता चलेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे मदद लेनी पड़ती है। लेकिन मैं यही चीज कहूंगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में हमें और आपका ही सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी हम और आपसे ही है। अगर मैं ब्लेम कर रहा हूं, मैं भी इस सोसाइटी का पार्ट हूं, आप भी इस सोसाइटी का पार्ट है। अगर हम मान लीजिए हम अपना ही घर कंस्ट्रक्ट कर रहे, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कल को हमें बूढ़ा भी होना है, बुजुर्ग भी होना है, या खुदा ना खासा कभी कभार हमारे साथ हादसा भी हो सकता है। हम उस समय कैसे अपने घर में आएंगे? क्या व्हील चेयर का आपने देखा किसी घर में व्हील चेयर का इंतजाम, व्हील चेयर रैंप लगी हो? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज हम सोचते नहीं, हम आगे का नहीं सोचते, खाली हम लोग घर बनाते, बड़े बड़े घर बनाते। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग मैं दिखाऊंगा कि जिन्होंने सालों हो गए अपनी दूसरी मंजिल पे जाने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती हैं, या वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, या उनको कोई और, या डिसेबिलिटी है, या बुजुर्ग हो गए हैं, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने अपना दूसरा मंजिल देखी नहीं क्योंकि सीढ़ी बनी है। तो अगर हम ये चीज घर से ही स्टार्ट करेंगे तो ये काफी डिफरेंस होगा, काफी चीजें बदल जाएंगी। आप देखिए कि अगर हम विजुअली इंपेयर्ड के लिए, मैंने इक्विपमेंट्स की बात की, या जैसे मैं बैंक में जॉब करता हूँ, वैसे ही बहुत प्राइवेट जगह पे भी विजुअली इंपेयर्ड या डिसेबल को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो जैसे एक आम इंसान काम करता है वैसे। और आप ये देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का सपोर्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी का आउटकम बहुत ज्यादा रहता है बनस्बत पर्सन विद नॉन डिसेबल। ये मेरा मतलब ये नहीं है कि नॉन डिसेबल नहीं काम करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी काम करता है, एक तो उसको परेशानी होती है क्यों वो प्रॉब्लम में ही होता है, वो हमेशा उसको प्रॉब्लम ही रहती है, चाहे वो विजुअल इंपेयर्ड हो, चाहे ऑर्थोपेडिक हो, चाहे डेफ म्यूट हो, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी हो, उनको इश्यू यही रहता है कि कोई ना कोई डिसेबिलिटी, लेकिन वो उसको लड़ भी रहे होते और अपनी काम की तरफ ध्यान भी दे रहे होते। आपका बहुत शुक्रिया, और ज़ैनब आपका भी शुक्रिया, अबरार आपका भी शुक्रिया। आज के इस सेशन में आपने पूरी तरह से हमें बाखबर किया कि सच में क्या क्या ज़रूरत है, हमारे इस समाज को किस तरह से बदलने की ज़रूरत है, हमें अपना पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हमें इस तरह के मसाइल समाज में देखने को ना मिले। और हुकूमती सतह पर भी नाज़रीन कहीं ना कहीं इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस है, हम एक दिन मखसूस ना रखें इनके लिए कि ये खास दिन है और इसी दिन पर हम ज्यादा स्ट्रेस दें ना। हर एक दिन जिस तरह से हम आम लोगों की तरह सोचते हैं, हर एक के लिए सोचते हैं, इनके लिए भी सोचें। सड़कें बन रही है, इनका ख्याल रहे, अस्पताल बन रहे हैं, इनका ख्याल रहे, बैंक, बाकी चीजें जो भी बन रहा है, इंस्टीट्यूशन कोई बन रहा है, इनका ख्याल रहे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शाइब के साथ और बशारत आखून के साथ मैं इकरा आखून, कश्मीर लाइव के लिए।